वन के अलावा कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है टोटल प्रोबेबिलिटी की। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इवेंट क्या है। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन। इसके बाद अपन प्रोबेबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर रहे हैं, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज वन। किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी और ब्रैकेट में ई। तो किसी भी इवेंट ई के अक्रॉस जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसे टी ई करके लिखते हैं। ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस इवेंट की अपन प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है उनका सम हमेशा वन आता है। ना होने की प्रोबेबिलिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी ई की पावर ई के ऊपर डैश से, ई बार से। ठीक है। एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है। कोई इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की आपके पास हमेशा वैल्यू आती है वन। इस बात से अपन को एक चीज समझ में आती है कि अगर हमें किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो इसका मतलब उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन माइनस एक्स। या उल्टा भी देख सकते हैं, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है वन माइनस वाई। ये दोनों चीजें अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो अगर हमें एक किसी भी इवेंट के अक्रॉस बोल रखा है कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो 2/3 को 1 में से माइनस करोगे, जो भी आएगा आपके पास दैट विल बी योर आंसर। अब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो तरह के इवेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है श्योर इवेंट, एक होता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट इज 100%। 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब वन है प्रोबेबिलिटी। श्योर इवेंट का मतलब है कि इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 100% मतलब वन है। तो ऐसे इवेंट को आप श्योर इवेंट बोलते हो। इम्पॉसिबल इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो इस तरह के इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हो। ये लिखवाना जरूरी है क्या? श्योर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट लिखाऊं कि लिख लोगे? ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और चलो और क्वेश्चंस वगैरह में देख लेंगे। अच्छा, अब अपने पास बेसिकली एक तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि एक बैग दे रखा है, उस बैग में कुछ डिफेक्टिव बल्ब हैं या कोई भी डिफेक्टिव कमोडिटी है और कुछ नॉन डिफेक्टिव कमोडिटी है, उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अपन देख भी लेंगे, ट्राई भी कर लेंगे। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है कि आपके पास एक बैग है जिसमें तीन चार तरह की बॉल्स हैं। मार्बल्स हो सकती हैं, बॉल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, तीन चार कलर की अलग अलग चीज़ें हैं। उनका शेप वगैरह सही है, सेम है। बिना बैग के अंदर देखे आपको क्या है कि एक बॉल पिक करनी है, निकालनी है, चेक करना है उसका कलर क्या है, और इस प्रोसेस में ग्रीन कलर या रेड कलर या ब्लू कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। अगेन सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। टोटल बॉल आप ऐड कर लोगे तो वो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और आपको जिस भी कलर की बात करी गई है वो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। इसके अलावा तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक अपना कॉइन टॉस का क्वेश्चन आता है, एक अपना डाइस का क्वेश्चन आता है, और एक अपना प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, जो भी टर्म्स यूज करी जाती हैं या जो भी बेसिक अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड की। प्लेइंग कार्ड्स लिख लेता हूँ।
प्लेइंग कार्ड्स में टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से आपके पास 26 रेड होते हैं एंड रिमेनिंग 26 आर ब्लैक। रेड में आपके पास दो तरह के कार्ड्स होते हैं, एक आपके पास होता है 13, तो आपके पास डायमंड्स होते हैं, और इसके अलावा 13 आपके पास हार्ट्स होते हैं। डायमंड का मतलब ईट, हार्ट का मतलब पान। ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास 13 स्पेड होते हैं और 13 ही हमारे पास क्लब्स होते हैं। क्लब का मतलब होता है चिड़ी और स्पेड का मतलब होता है हुक्म। अच्छा जी, अब इन सभी कार्ड्स में सब टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। इन सभी कार्ड्स में हर टाइप के 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 into 4 तो टोटल हो जाएगा 12 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड से मतलब क्या होता है? फेस कार्ड से मतलब होता है वो ताश के पत्ते जिनके ऊपर फोटो बनी होती है। ये होते हैं आपके जैक, रॉयल गेमर कौन है? गुड इवनिंग हर्षित। बेटा आ गए क्या हर्षित क्लास में? बेटा अगर हर्षित आपको आवाज आ रही है तो मेरे को यस नो कुछ लिख के भेजो। चलो ठीक है। बेटा एक तो नाम चेंज करो, रॉयल गेमर क्या होता है? कौन सी रॉयल्टी में जी रहे हो आप? अरे तो तू नहीं तो लिखा होगा ना बेटा। तो ढंग का नाम लिखो, थोड़े पढ़े लिखे। ये और मेरे को ये बताओ D3V का क्या मतलब है? तो अच्छा, 3 जो है ई को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अच्छा, 3E। अच्छा ऐसे, नाइस, ठीक है। ओके, तो आपके पास 3 तरह के फेस कार्ड हैं। एक आपके पास जैक है, एक आपके पास क्वीन है, और एक आपके पास किंग है। ठीक है, तो हर में एक जैक, एक क्वीन, एक किंग होगा। तो 3 × 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 फेस कार्ड्स हो जाते हैं आपके पास। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्ड कार्ड होते हैं। नंबर कार्ड होते हैं आपके पास 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे एस जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स 1। एस जो होता है ये नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स वहाँ पे नोटेड होते हैं। ठीक है, चलो बेटा किसी को नोट करना है तो कर लो। और आप लोगों ने नोट कर लिया या मैं आगे बढ़ूं तो? क्या चीज? बेटा एस कार्ड एक का होता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है वो नंबर, न्यूमेरिकल डिजिट उसका 1 होता है। जैक का न्यूमेरिकल डिजिट होता है 11, क्यू क्वीन का न्यूमेरिकल डिजिट होता है 12, और किंग का न्यूमेरिकल डिजिट होता है 13। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो तो आगे बढ़ते हैं।
प्लेइंग कार्ड्स के बाद आपके पास जो दूसरा फंडा आता है वो आता है आपके पास कॉइन टॉस का। हाँ जी, कॉइन टॉस में क्या फंडा रहता है आपके पास कि कॉइन, जैसे आप जानते हो, कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड होती है, एक टेल होती है। क्लियर है? अच्छा, हेड वाली कौन सी साइड होती है, टेल वाली कौन सी साइड होती है? वेरी गुड। देखो, हेड और टेल जो फंडा है ये यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया था, क्योंकि भाई उन्होंने ही ऐसे हेड, उनका क्या था कि करेंसी पे वो अपने राजा महाराजा रानी वगैरह का वो चिपवाते थे सील। गुड इवनिंग विनायक। तो इसीलिए उन्होंने शुरू किया था कि भाई एक साइड तो राजा रानी रहेगा, दूसरी साइड जो भी उसकी वैल्यू है वो रहेगी। तो वो पुराने टाइम का ही चला आ रहा है, जिस साइड राजा रानी की फोटो लगी होती थी उसको हेड बोल देते थे, वो दूसरी साइड थी तो वो टेल हो जाती थी, टेल एंड हो जाता था, हेड एंड हो जाता था। तो कॉइन टॉस में अपने पास हेड और टेल आता है, दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। अगर हम सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 50 चांस रहता है कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब हाफ हाफ पॉसिबिलिटी रहती है दोनों की, हेड और टेल आने की। वन कॉइन के लिए आपके पास सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस टर्म यूज होती है जिसमें आप क्या करते हो, आप लिखते हो कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जब आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हम दो कॉइन्स की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस थोड़ी बढ़ जाती है आपकी। इस बार क्या रहता है आपके पास, या तो पहला कॉइन हेड होगा, दूसरा कॉइन हेड होगा। गुड इवनिंग हर्षित राजपूत। हर्षित बेटा, आ तो गए थे, वापस क्यों आए नाम बदल के? अच्छा, चलो ठीक है। हेड और हेड, ये तो पहली सैंपल स्पेस हुई। दूसरा होगा हेड और टेल, तीसरा होगा टेल और हेड, और चौथा होगा टेल और टेल। ये चार पॉसिबिलिटी रहती है आपकी अगर आप दो कॉइन टॉस करते हो। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल कितनी, टोटल आउटकम कितने हो गए इस केस में, टू कॉइन में? चार हो गए। 1 2 3 4, देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं थ्री कॉइन्स की। थ्री कॉइन्स में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है। देखो, थ्री कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो 4 बार हेड लिखोगे, फिर 4 बार टेल लिखोगे, उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और उसके बाद हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये बन गए आपके पास सारी की सारी पॉसिबिलिटीज तीन कॉइन के लिए। यस, इसमें टोटल आउटकम 8 रहेंगे। ठीक है, आपके पास जब एक ही कॉइन टॉस कर रहे थे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, जब आपने दो कॉइन टॉस किए तो चार पॉसिबिलिटीज हो गई, तीन कॉइन टॉस करने पे आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये आता है 2 की पावर n। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉइन्स को,
कितने कॉइन आप यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल आउटकम फॉर कॉइन टॉस। कॉइन टॉस के लिए जो टोटल आउटकम जो है उसकी उसका फॉर्मूला बताता है अपन को, उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो आपसे अगर कोई सवाल मुश्किल करेगा तो वो ये कह देगा कि आपको 10 कॉइन टॉस करने और इसके लिए टोटल आउटकम बताओ, तो टोटल आउटकम जो होगा वो 2 की पावर 10 हो जाएगा। हमको ये सैंपल स्पेस लिख के नहीं बतानी 10 कॉइन्स के लिए, ये सैंपल स्पेस पूछेंगे भी नहीं, ना ही 10 कॉइन्स के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। आपसे अगर 10 कॉइन्स की बात करेंगे या 3 कॉइन से ज़्यादा की बात करेंगे तो आपको टोटल आउटकम पूछ रहे होंगे वो, तो टोटल आउटकम आप फॉर्मूले से बता देंगे, अदरवाइज फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। नोट कर लिया जिनको करना था, आगे चले। ओके, ओके, और किसी को वेट करना है कि चले आगे? चलो, बहुत ही बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा रह जाता है वो अपने पास आता है डाइस। डाइस में आपके पास 6 फेजेस होते हैं, क्यूब होता है। ठीक है, डाइस इज अ क्यूब, इसके 6 फेसेस होते हैं, सभी फेस पे नंबर्स लिखे होते हैं। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नंबर्स की वैल्यू चेंज कर सकता है, अदरवाइज हमारे पास नॉर्मल डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। अच्छा जी, अब डाइस में क्या रहता है? डाइस में फॉर वन डाइस, हाँ जी, वन डाइस के लिए टोटल आउटकम कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल आउटकम वन डाइस के लिए आपका 6 होगा। सैंपल स्पेस हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या निकल के आता है? 6 की पावर n निकल के आता है। यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ डाइस। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, दो डाइस के लिए कितने सैंपल स्पेस होंगे? वेरी गुड। टोटल आउटकम जो होंगे वो आपके होंगे 6 की पावर 2 दैट इज 36। और तीन डाइस के लिए वेरी गुड, 216। ठीक है, तो इसी तरह से आप 6 से मल्टीप्लाई कर करके आगे की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। बाकी मैक्सिमम आपसे कोई पूछने वाला है तो तीन डाइस के लिए पूछने वाला है। और अगेन, तीन डाइस के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेंगे, तीन डाइस के लिए आपको टोटल आउटकम ही पूछे जा सकते हैं। अब इसका सैंपल स्पेस देख लेते हैं। दो डाइस के लिए, दो डाइस के लिए सैंपल स्पेस कैसा आएगा? 1 1 1 2। 1 1 रिप्रेजेंट करता है कि पहले डाइस में 1 आया है, दूसरे में भी 1 आया है। 1 2 रिप्रेजेंट करता है पहले डाइस में 1 आया है, दूसरे में 2 आया है। 1 3 1 4 1 5 1 6। आप लोग भी लिख लीजिए साथ के साथ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 6, then 5 1
5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और लास्ट में 5 6। और इसी तरह से 6 वाला भी करना होगा हमको। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6। तो ये आपके पास हो गया दो डाइस के लिए टोटल आउटकम। टोटल 36 है आपके पास। जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है तो आपके पास डाइस के क्वेश्चन में एक टर्म लिखी होती है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड डाइस का सिंपल मतलब है कि आपका डाइस बहुत नॉर्मल है, इसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करी गई है, और इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर, एनी पर्टिकुलर नंबर ऑन द डाइस इज इक्वली लाइकली। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही आएगा, हर बार 4 ही आएगा। अनबाइस्ड डाइस का मतलब ये है। इसी तरह से अनबाइस्ड कॉइन या फेयर कॉइन भी होता है। फेयर कॉइन में ये होता है कि आपके पास कॉइन को उछालने पे हम पहले से नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कौन सी वाली वैल्यू आएगी, हेड आएगी कि टेल आएगी। ठीक है। और कार्ड्स के लिए आपके पास क्वेश्चन में लिखा आता है वेल शफल्ड कार्ड्स। वेल शफल्ड कार्ड मतलब ढंग से पीसे हुए, रेंडमली अरेंज करे हुए कार्ड्स। तो रेंडमली कोई भी कार्ड निकाला जाएगा तो अपन बता नहीं सकते कि वो कौन सा होगा। ये सारी की सारी चीजें अपन मान के चलते हैं क्वेश्चन करने से पहले। आगे बढ़े क्या? ओके। तो थ्योरी के नाम पे अपने पास प्रोबेबिलिटी में इतना ही है। हमको खासकर याद इस चीज की रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1। अच्छा, किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव होगी ना 1 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी। प्रोबेबिलिटी आप चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में कैसा आंसर दे रखा है। बट हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, इसको एक्सीड नहीं करेगी। ओके। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कुछ। ओके, क्वेश्चन इज कीर्ति हैज अ बॉक्स कंटेनिंग 4 कार्ड्स labeled ABCD. She randomly pick a card from the box. अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू राइट द आंसर इन योर कॉपी। मैं आप लोगों की कॉपीज चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन मिलेंगे। तो आप लोगों को आंसर जरूर लिखने हैं आपकी कॉपी में। ये जो वीडियो है ये मैं भेज दूंगा यूट्यूब पे, आप में से किसी को रिवाइज करना है तो वहां से देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं तो वहां से देख लेना। अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द सैम्पल पेपर बुक्स। ये भी एक सैम्पल क्वेश्चन बैंक वाली बुक है, तो हो सकता है आपके पास जो अरियंत है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे। ओके, तो कृति हैज अ बॉक्स कंटेनिंग 4 कार्ड्स, ए बी सी डी उनका लेबल है। कृति ने रेंडमली पिक किया फ्रॉम अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, रिकॉर्ड्स द लेबल ऑन द कार्ड एंड पुट इट बैक इन द बॉक्स। उसने एक कार्ड निकाला, उस पे रीड किया क्या नंबर लिखा हुआ था, और उस नंबर को वापस से, उस कार्ड को वापस से बॉक्स में डाल दिया। शी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 80 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल शोन बिलो। अब उसने क्या है कि ये सेम एक्सपेरिमेंट 80 टाइम्स रिपीट किया, और उसने पाया कि कार्ड ए टाइप के 11 कार्ड्स, कार्ड बी टाइप के 16 कार्ड्स हैं, कार्ड सी टाइप के 25 कार्ड्स हैं, और कार्ड डी टाइप के 28 कार्ड्स हैं। तो अपन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो डी टाइप वाले रिपीट हो रहे हैं और सबसे कम ए टाइप वाले। अब आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि इसमें एक दो नई टर्म आई है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमारे पास एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी मांगी है। तो हमें टर्म समझ में आना चाहिए, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। जब बात अपन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की करेंगे,
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या देखेंगे अपन कि इस टेबल की ये जो वैल्यूज हैं 11, 16, 25 और 28, इन पे ध्यान नहीं देखेंगे। अपन ये देखेंगे कि कितने तरह के कार्ड्स हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास 4 ही रहेगा। कार्ड ए आ सकता है, कार्ड बी आ सकता है, कार्ड सी आ सकता है, कार्ड डी आ सकता है। डाटा के बेसिस पे अपन आंसर नहीं निकालते। अपन को जो पहले से इंफॉर्मेशन पता है उसके बेसिस पे आंसर निकालते हैं, उसको आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हो। अब इसमें फेवरेबल आउटकम आप जैसा भी निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ए, कार्ड ए का जो प्रोबेबिलिटी हो वो हो जाएगा 1/4, and this will be same as probability of card B, and same will come as probability of card C and card D also। आगे क्या बात समझ में? बेटा हूँ हाँ कुछ तो करो। हाँ बेटा, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अपन को जो टेबल दे रखी है और उस टेबल में जो नंबर दे रखे हैं उनसे अपन को कोई लेना देना है ही नहीं। अपन को क्या कहा, 4 कार्ड्स हैं, तो अपनी सुई यहीं अटक जाएगी भाई। 4 कार्ड्स हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएंगे। 4 में से एक कोई कार्ड स्विच करोगे और आपने बॉक्स में हाथ डाला, हाथ निकाला और एक कार्ड आपके हाथ में आ गया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई किसी भी कार्ड के आने की। अब आई क्या बात समझ में? ठीक है। एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब हो गया? एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी में अपन को जो गिवन डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो, एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच बेसिक अंतर क्या है? एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन गिवन डेटा, and theoretical probability it is based on self knowledge। खुद की जो नॉलेज है उस पे बेस रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट इज यूजुअली डिफरेंट। और आपके पास इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वली लाइकली। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंस है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास सभी के लिए 1/4 आएगी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। कार्ड ए के लिए एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आएगी 11/80, कार्ड बी के लिए फिर 16/80, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको, तो वो हो जाएगा 1/5। कार्ड सी के लिए 25/80, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 5/16। कार्ड डी के लिए आपके पास हो जाएगी 28/80, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज 7 हाउ मच 20। ओके। किसी भी बच्चे को ये रिपीट कराना है तो बोल दो, या तो चैट में लिख के बता दो, नहीं तो बोल के बता दो। ओके। लक्ष्य बेटा मैंने आपके अब देखे, बाकी आपके आंसर्स सही थे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है।
If a card is drawn from a deck of cards, what is the probability of a card drawn to be red or a black card? या तो रेड कार्ड हो या फिर ब्लैक कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई बता सकता है? वन अपॉन टू कैसे? तो बेटा और बोला ना, ये बोला या फिर। देखो एक और फंडा है जो आपको समझना चाहिए। आपके पास प्रोबेबिलिटी में कुछ इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज आती है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे यूज आती है? जब हम बात कर रहे हैं एंड की, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। मेरे को जरा सोच के बताओ, क्या कोई भी एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, इसमें से क्या मैं एक ऐसा कार्ड निकाल सकता हूं जो कि रेड एंड ब्लैक दोनों हो? निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। ऐसा कोई कार्ड ही नहीं होता जो रेड कलर का भी हो और ब्लैक कलर का भी हो। ओके, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो तो जीरो निकलेगी। दूसरा हम बात करते हैं और की, तो रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक का क्या मतलब है? या तो कार्ड का कलर रेड होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। तो 26 तो आपके पास रेड हो गए और 26 आपके पास ब्लैक हो गए, और टोटल कार्ड्स है 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1। ये बात आई क्या समझ में? ठीक है। तो और का मतलब क्या है? या तो इस तरह का कार्ड हो या इस तरह का कार्ड हो। एंड का मतलब क्या है? दोनों तरह के एक साथ आने चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। और का मतलब यह है दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एंड ब्लैक। तो 10 एंड ब्लैक का क्या मतलब है? कि ऐसा कार्ड निकालो जिसमें 10 लिखा हो और वो ब्लैक कलर का हो। ब्लैक कलर में कितने कार्ड है जिनमें 10 लिखा होगा? हाँ जी बेटा, ब्लैक कलर में कितने कार्ड है? 2। वेरी गुड। एक तो क्लब का होगा और एक स्पेड का होगा। तो दो कार्ड्स होंगे ब्लैक कलर में जिन पे 10 लिखा होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास 52 है। प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/26। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से एक और चीज देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और ब्लैक। 10 और ब्लैक का क्या मतलब है? कि 10, सोच के देखो कि 10 नंबर वाले कितने कार्ड्स हैं आपके पास टोटल? 4। ठीक है, ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हैं टोटल? ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स है बेटा, 4 का है ना। अब देखो 26 अपन सीधे सीधे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन 26 में से दो कार्ड तो अपन पहले गिन लिए। 26 में दो 10 वाले कार्ड्स थे, उनको तो अपन ने पहले 4 में ही काउंट कर लिया। तो इन दो कार्ड्स को छोड़ के अपने पास 24 कार्ड्स बचे ब्लैक कलर के। आ रही है बात समझ में? तो अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया यहाँ पे? 28। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 10 और ब्लैक की। बेटा डिफरेंस समझ में आया एंड और में? किसी को डाउट है तो मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, इसमें तो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि इसमें डाउट है तो प्लीज टेल मी, मैं और कुछ एग्जाम्पल ले लूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज, इसमें मैंने डायग्राम इंक्लूड नहीं किया, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक स्पिनर है। स्पिनर मतलब एक सर्किल में ऐसे एक एरो लगा रखा है, ठीक है। और
ये जो है स्पिनर, ये काफ़ी सारे नंबर्स के ऊपर जा रहा है। नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के आगे 18 19 20 20 तक नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है। अब इस स्पिनर को घुमा दिया गया है और आपको चेक करना है कि स्पिनर जो है मल्टीपल ऑफ 11 पे आके रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बता सकता है? 1/20। 1/20 कैसे बता रहे हैं अपन? क्योंकि आपके पास एक ही नंबर है जो कि 11 की टेबल में आता है, बाकी कोई सा भी नंबर नहीं आता। तो दिस इज 1/20। दूसरा इवेंट है द स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर लेस देन 11। तो लेस देन 11 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं, लेस देन 11 का मतलब है कि 11 से छोटे नंबर। 11 से छोटे हैं अपने पास 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक टू 10 नंबर्स हो जाएंगे, तो दिस विल बी 1/2। वेरी गुड। तीसरा हमसे पूछा गया है स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर मोर देन 10। तो मोर देन 10 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मोर देन 10 में अपन 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दिस विल बी 10/20, दैट इज 10 बाय सॉरी 1/2। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इसके ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आप बस मेरे को बता दो कि कौन सा सही होगा। 4 कॉइन टॉस करे गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इसकी सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि 4 कॉइन टॉस करने पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 12। बहुत ही ज्यादा गलत है बेटा, बहुत ज्यादा गलत। 4 कॉइन टॉस करने पे देखो, अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको थोड़ी देर पहले, चेक करो क्या फॉर्मूला था। 24 गलत आंसर है जी। 4 आउटकम आ रहे थे बेटा। है जी, क्या बोल रहे हो? 16। अच्छा, और बच्चे, बाकी बच्चों को क्या हुआ? आदित्य ने तो 16 बताया। रमायनी आपने क्या आंसर बताया? लक्ष्य ने भी 16 बताया। बेटा 4 कॉइन्स की बात हो रही है। देवराज, तेजस्विता, बिस्मी, बेटा सबको आंसर बताना है, ऐसे खाली बैठे रहोगे नहीं चलेगा। बिस्मी, विशक, अच्छा, चर्चित ने 16 बताया है। बाकी बच्चे, बेटा अगर आप बोल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, लिख के बता दो, मेरे को पता तो चले आप लोग क्लास में हो कि नहीं हो। खेलने तो नहीं चले गए? दीपिका ने आंसर दिया है 8। विनायक ने आंसर दिया है 16। बेटा दीपिका, क्रिस ने ज्वाइन किया है। कनिका ने आंसर दिया 16 सर। बेटा फ्रॉम, हाँ करेक्ट। बेटा आंसर आएगा 16। 2 की पावर 4 रखना है आपको। 2 की पावर 4 रखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 16। यस तेजस्विता, करेक्ट है, 16 आंसर आएगा। तो क्या दिमाग लगाया? हाँ, नहीं बेटा ये नहीं करना, इसलिए तो आपको फॉर्मूला लिखवाया। ओके रिया, बेटा 16 पॉसिबिलिटीज होंगी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 16। तो 16 आउटकम देखते ही आप पहला और दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि पहले ऑप्शन में 8 पॉसिबिलिटीज दे रखी है, दूसरे में 8 पॉसिबिलिटीज दे रखी है। तो ले रह जाता है आपके पास सी या डी वाला ऑप्शन। अब सी या डी वाले ऑप्शन में से अपन को चेकआउट करना है कि भाई कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी या डी वाले ऑप्शन में अब चेक करने का क्या क्राइटेरिया रह जाएगा, हमको ये चेक करना है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज डिफरेंट है ना, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। जिसमें रिपीट हो रहा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पहले सी वाला देख लेते हैं, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच एच टी एच, फिर एच टी एच एच, उसके बाद टी एच एच एच, फिर एच टी टी टी, फिर डी आंसर होगा। सी वाला क्यों नहीं होगा? फर्स्ट रो में थर्ड और सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में थर्ड और सेकेंड रो में थर्ड, दोनों सेम है। वेरी गुड। तो ये दोनों सेम है, इसलिए ये आंसर तो इनकरेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आ गया क्या समझ में सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। टू विन अ प्राइज इन अ गेम यू नीड टू फर्स्ट चूज फ्रॉम 4 डोर्स। ठीक है, 4 दरवाजे हैं, उनमें से एक चूज करना है। एंड देन नीड टू चूज वन ऑफ द 3 बॉक्सेस ए बी सी। आपके कोर्स से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है, मगर फिर भी करते हैं। एंड देन नीड टू चूज बिटवीन 2 कलर्स रेड एंड ग्रीन। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम ऑफ गेम इंक्लूड सेलेक्टिंग बॉक्स ए ऑफ रेड कलर? हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि गेम ऐसा है कि आपको 4 में से एक दरवाजा चूज करना है। उस दरवाजे को चूज करने के बाद आप अगले स्टेप पे जाते हो और 3 में से एक बॉक्स चूज करते हो। उस एक बॉक्स को चूज करने के बाद आप अगले स्टेप पे जाते हो और 2 में से एक कलर चूज करते हो। 2 कलर कौन से हैं? रेड और ग्रीन। तो अब आपको सबसे पहले तो दिमाग लगाना है टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो होती है ये लीनियर प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है। लीनियर प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हम एक चीज चूज कर रहे हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे दूसरी चीज चूज कर रहे हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे तीसरी चीज चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट तरीके की चीजें आप चूज कर रहे हो। पहले डोर चूज कर रहे हो, फिर बॉक्स चूज कर रहे हो, फिर उसमें से फ्लावर चूज कर रहे हो। तो टोटली एंटायरली डिफरेंट तरीके की चीज चूज कर रहे हो, ऐसे केस में आपके पास टोटल आउटकम जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि पहले तरह की कितनी चीजें हैं? 4 हैं। दूसरे तरह की कितनी चीजें हैं? 3 हैं। और तीसरे तरह की कितनी चीजें हैं? 2 हैं। तो टोटल आउटकम विल बी 3 इंटू 4 इंटू 2 24। ये बात आई क्या समझ में? ओके, अब इसमें अपन फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे। फेवरेबल आउटकम के लिए हमें क्या देखना है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस गेम इंक्लूड सेलेक्टिंग बॉक्स ए एंड दैट इज ऑफ रेड कलर। बॉक्स ए सिलेक्ट किया जाए और रेड कलर का सिलेक्ट किया जाए। आ रही है क्या बात समझ में? बॉक्स ए सिलेक्ट किया जाए और वो भी रेड कलर का सिलेक्ट किया जाए। तो बॉक्स ए सिलेक्ट करने के लिए पहले तो डोर सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने अपन को ये डोर के ऊपर कुछ भी लिमिटेशन नहीं लगाई, डोर कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपन 4 में से कोई सी भी डोर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन 4 में से किसी भी एक डोर के सिलेक्शन के बाद अपन अगले स्टेप पे जाएंगे और बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स के लिए अपने ऊपर लिमिटेशन लगा रखी है कि एक पर्टिकुलर बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो इंटू 1 किया। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद अपन कलर पे जाएंगे और कलर के ऊपर भी लिमिटेशन लगा रखी है कि एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना है, तो इंटू 1 किया। तो फेवरेबल आउटकम आपकी 4 आ जाएगी। आई क्या बात समझ में थोड़ी सी? किसी को दिक्कत इसमें?
इसका आंसर जो है नोट कर लेना, आंसर बी होगा। आपसे केवल फेवरेबल आउटकम पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से किसी को वापस से और कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो क्लास में पूछ सकते हो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से दिवाली पे तो बहुत आसान रहेगा, अगर आप प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लो, आपको भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके आंसर्स अच्छे से आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स हैज 20 इक्वल साइज कार्ड्स। इक्वल साइज मतलब आइडेंटिकल कार्ड्स की बात कर रहा है। एक बॉक्स में अपन को बिना देखे हाथ डालना होगा, एक कार्ड निकालना होगा, रेंडमली कोई सा भी कार्ड आ सकता है, और इन कार्ड्स में से 10 तो ब्लू है। एक मिनट, आउट ऑफ दिस 10 कार्ड्स 4 जो है वो तो ब्लू है, 3 ग्रीन है, और बाकी बचे जो 4 हैं, 4 क्यों, बाकी बचे दो, दो अच्छा दो, दो कार्ड येलो है और एक कार्ड जो है वो रेड है। अब इसमें से एक कार्ड निकाला गया है, विच कार्ड हैज, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से कार्ड की होगी? वेरी गुड, ब्लू। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू की। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 16 प्रेफर क्रिकेट, 8 प्रेफर फुटबॉल, अच्छा सॉरी, फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल। अच्छा 8 फुटबॉल और फिर 8 बास्केटबॉल, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टेनिस और हॉकी। तो रेस्ट बाकी के कितने बचे? 18, टेनिस और हॉकी। There are twice as many students who prefer tennis as the number of students who prefer hockey. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास हॉकी पसंद करने वाले x स्टूडेंट्स हैं तो टेनिस पसंद करने वाले 2x हो जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? देयर आर ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट्स हु प्रेफर टेनिस, टेनिस प्रेफर करने वाले ट्वाइस एज स्टूडेंट्स, किसका ट्वाइस है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर हॉकी, हॉकी खेलने वाले बच्चों का ट्वाइस है। तो अपने पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, कैसे? 2x प्लस एक्स है। हॉकी या टेनिस में से को टोटल 18 बच्चे हैं, तो 3x की वैल्यू जो है 18 आ जाएगी, x जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इससे अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हॉकी तो 6 बच्चे खेलते हैं और टेनिस जो है वो 6 टू 12 स्टूडेंट्स खेलते हैं। आगे बात करते हैं, अ स्टूडेंट इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये देख के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु प्रेफर हॉकी इज मोर देन दैट ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु प्रेफर फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या हॉकी वाले की? वेरी गुड, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हॉकी कम बच्चे खेल रहे हैं तो कम होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु प्रेफर टेनिस मोर देन द सेलेक्टिंग इज मोर देन द सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु प्रेफर फुटबॉल। अगेन, फुटबॉल और टेनिस में से किसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? टेनिस। तो बी वाला अपना स्टेटमेंट जो है सही आ गया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास इस तरह के कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसमें हमको ना केवल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बल्कि प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हमको कंपेयर भी करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है। तो हमको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
A girl calculates that probability of her winning the first prize in lottery is this. तो एक गर्ल ने खुद से कैलकुलेट कर लिया कि उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.08। ठीक है, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? हारने की प्रोबेबिलिटी, आंसर तो अभी पूछ ही नहीं रहा, अभी पहले हारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। 0.92 यही होगी ना, 1 में से 0.08 माइनस करोगे तो 0.92 आएगा। 1 माइनस 0.08, ये आई आपके पास हारने की प्रोबेबिलिटी, बाकी ये कोई काम की नहीं है। 100 में से क्यों माइनस करें बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ओके, अच्छा जी, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। अब आपसे कहा गया है 6000 टिकट जो है वो बेची गई थी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, मतलब कि गर्ल के पास कितनी टिकट है। मान लेते हैं गर्ल के पास एक्स टिकट है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितनी टिकट बेची गई थी, 6000 टिकट बेची गई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का है हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला 0.08। गर्ल के पास जितनी टिकट है हमको नहीं पता, टोटल टिकट बेची गई थी 6000, तो इसकी मदद से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के बता रहे हो, 480। किसी को दिक्कत इसमें? बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब ये जो वन वाला स्टेटमेंट ना, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 101% एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 1 मार्क का है ये कंसेप्ट, ये इस पे आएगा, 110% क्वेश्चन आएगा इस पे, श्योर इवेंट है ये आपका, इस पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इसको ढंग से पढ़ना, ध्यान रखना। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ इम्पोर्टेंट एग्जाम है ये, आपका बोर्ड में भी आ जाए तो मेरे को ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, आ सकता है। जिन भी क्वेश्चन पे लिखा है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आर डी शर्मा में देख लो, चाहे आर एस अग्रवाल में देख लो, चाहे किसी भी किताब में देख लो, अगर वहां पे लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर x is chosen from the number 123 and a number y is chosen from the number 149, ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू 9 से कम होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, थोड़ा डिटेल में करेंगे, बताते बेटा। आपके पास x जो है वो आप चूज कर सकते हो इन 3 नंबर में से, 1 2 3। y जो है वो आप चूज कर सकते हो इन 3 नंबर में से। तो जरा मेरे को ये बताओ x इंटू वाई की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो सीक्वेंस में चलते हैं, x इंटू वाई मतलब 1 इंटू 1 करोगे तो 1, 1 इंटू 4 करोगे तो 4, 1 इंटू 9 करोगे तो 9। दूसरा 2 इंटू 1 करोगे तो 2, 2 इंटू 4 करोगे तो 4, सॉरी 8, और 2 इंटू 9 करोगे तो 18। तीसरा 3 इंटू 1 करोगे तो 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27। अब आया क्या समझ में? तो ये जो एक्स वाई का जो निकाला ना, ये अब सैंपल स्पेस है। अब हमको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स p ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 9। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स आए इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे? टोटल 9 टर्म्स आई, वेरी गुड। आप टोटल 9 टर्म्स ऐसे भी बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स इन x इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इन y।
एक्स में 3 टर्म्स थी, वाई में 3 टर्म्स थी, तो टोटल 9 टर्म्स आ गई। तो ये आपके टोटल आउटकम हो गया। अब इसमें से चेक करके बताना है कि कितने नंबर जो हैं वो 9 से छोटे हैं। 5 नंबर, वेरी गुड। ये 5 नंबर जो है ये 9 से छोटे हैं, 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे ऑब्वियस रीजन की वजह से, 9 से छोटे चाहिए हमको। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, बहुत ही बढ़िया बात। किसी को नोट करना है सॉल्यूशन? वेट करूं ये चलूं आगे? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं हमारे पास, इसके बाद शायद केस स्टडी के ही क्वेश्चन है। 37, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज पी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ना होने की इवेंट, ना होने की प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस आ गए। अब मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 4 केस स्टडी के क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, तो इन चारों को एक बार देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, सिंपल से। सबसे पहला है आपका कार्ड्स वाला, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स है। ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, द कार्ड हैज़ 52 कार्ड, द डेक हैज़ 52 कार्ड्स, इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड। अब जो रानी है अपनी फैमिली के साथ खेल रही है, फैमिली के कितने मेंबर्स के साथ खेल रही है वो हमको नहीं बता रखा। ये जो फोटो दे रखी है ये टोटली मिसलीडिंग है, किसी काम की फोटो नहीं है। ऐसा मत सोचना कि रानी के पास 8 अट्ठी आ गई या उसके ब्रदर के पास क्वीन आ गई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमको केवल स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और इसमें ब्रदर ने जो है एक कार्ड निकाला है। तो अब बात करते हैं क्या, फर्स्ट वाले की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कितने किंग होते हैं? वेरी गुड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। वेरी गुड, 1/26। अगला बात करते हैं सेकंड का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? वेरी गुड, 12 होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 3/13। थर्ड थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स, पान का गुलाम। वेरी गुड, 1/52। पान का गुलाम 1/52। देन यू हैव फोर्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं अपने पास? टोटल 6 फेस कार्ड होते हैं रेड कलर के। 3 तो अपने पास हार्ट होते हैं, 3 अपने पास डायमंड, 3 ईंट और 3 पान। तो रेड कलर के टोटल फेस कार्ड हुए 6, प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/26। लास्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं हमारे पास? 13 स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म, 13 हुक्म, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है केवल लड़कियां ही आंसर करेंगी, सेकंड वाला केस स्टडी। इस बार केवल लड़कों ने आंसर किया है, अच्छी बात है, आंसर करना चाहिए, मगर नेक्स्ट टाइम केवल लड़कियां आंसर करेंगी। ओके, इस बार डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस, बिजनेस एक गेम होता है, यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है बिजनेस की। इट इज अ बोर्ड गेम इन विच दे आर सपोज टू यूज 2 डाइस, वो जो है 2 डाइस यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? वेरी गुड,
टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 36 होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम इसका सैंपल स्पेस भी देख सकते हैं। आप लोगों के पास सैंपल स्पेस बना रखा होगा आपने, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बनाया था, तो उसके बेसिस पे अपन को आंसर करना है। ठीक है, सैंपल स्पेस अपने सामने खोल के रखो ताकि इजीली आंसर कर पाओ। फर्स्ट वन, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। What is the probability that he got sum of two numbers appearing on the top face of dice as 8? आपके पास ऐसे जो ब्रैकेट में दो नंबर लिखे हुए हैं उनका सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। चेक करो डायग्राम में 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वन मिनट प्लीज। हाँ जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों को फ्री कर दो ना। यार बस 2 क्वेश्चन कराने हैं फिर कर दूंगा। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि वो कल बच्चों की क्लास नहीं पता लेना कल, है ना? हाँ नहीं ले रहे, अब तो दिवाली पे थोड़ी लेंगे सर। हाँ मतलब कल से लेके और 7 तारीख तक ऑफ, है ना? भैया दूज पे भी नहीं लूंगा। 7 का सैटरडे है, 7 को कोई फंक्शन थोड़ी है। 7 को संडे सर। 7 का संडे है तो मैं 11 12 लूंगा सर 7 को। हाँ 11 का देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है, इनका तो हाँ इनका नहीं ऑफ ले ही रहे। होगा ना। ठीक है, ओके सर। ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो भाई ये तो आपके सामने है। हाँ बस बेटा ये 2 क्वेश्चन करा के मैं भेज रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा इसके बाद। 1 मिनट। 5/36। ओके, यहाँ पे आपके पास टोटल 5 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका सम 8 आएगा। 8 आने के लिए एक तो आपके पास 4 और 4 है, 4 और 4। इसके अलावा 3 और 5 ये भी 8 होगा, 2 और 6 भी 8 होगा, 5 और 3 भी 8 होगा, और 6 और 2 भी 8 होगा। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है जिनका सम, 5 पेयर है जिनमें से हमारे पास सम जो है 8 आएगा। सेकेंड वाले की बात करते हैं। राहुल गॉट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन टॉप फेस ऑफ डाइस इज 13। राहुल को सम चाहिए 13। बेटा डाइस में मैक्सिमम नंबर होता है 6, तो 6 और 6 ऐड करके 13 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी रहेगा 0। राहुल जो है सपने देख रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। थर्ड की बात करेंगे। नाउ इट इज रवि's टर्न, ही रोल्ड द डाइस। What is the probability that he got the sum of two numbers appearing on top face of dice less than or equal to 12? 12 या उससे छोटा नंबर। ठीक है, तो ये तो 1 आ जाएगी। आप किसी भी दो नंबर को ऐड करोगे तो आंसर 12 के बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा, तो 36/36 आंसर विल बी 1। फोर्थ वन, Rahul got next chance. What is the probability that he got the sum of two numbers appearing on top face equal to 7? 7 के बराबर, तो आप यहाँ पे चेक करोगे 7 के बराबर आपको दो ही पॉसिबिलिटी मिले। अच्छा 7 के बराबर तो काफ़ी सारी है। 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, तो आपके पास टोटल जो है 6 पॉसिबिलिटी निकला है, तो 6/36 दैट विल बी 1/6। लास्ट में आ जाते हैं हम रवि के टर्न पे। ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप फेस ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा। ठीक है, तो 8 वाला हम चेक कर चुके थे, हमारे पास 8 वाला हमारे पास ये ग्रीन वाली लाइन थी ये। इसके नीचे के सारे जो नंबर हैं इनका सम जो है 8 से ज्यादा ही आएगा। इसके ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं इनका सम 8 से कम ही आएगा, आप चाहो तो चेक कर लेना। तो इनके नीचे के ये तो 5 थे,
5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो वेरी गुड। फिफ्थ में 15/36, दैट विल बी 5/18, ये रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। टू किड्स आर प्लेइंग बॉल, दे बोथ हैव अ बास्केट फुल ऑफ बॉल्स। ठीक है, अब आपको उसके बारे में बात कर रखी है कि इफ बास्केट कंटेन 9 ब्लू, 6 रेड, 12 येलो बॉल्स, आपको येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो येलो बॉल निकालने की 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम अबव बास्केट इज नॉट ब्लू, ब्लू कलर की ना हो, तो ब्लू कलर की टोटल 9 बॉल्स है, उसके अलावा 18 बॉल्स है। तो ब्लू कलर की ना हो, नॉट ब्लू लिखा हुआ है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18 रेड प्लस 12 करोगे तो 18 अपॉन टोटल हो गई 18 27, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 9 3 27। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बास्केट गिव्स ईदर रेड और ब्लू, या तो रेड आए या ब्लू आए। तो बताओ जरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, रेड या ब्लू का? बेटा आप लोगों को बताना पड़ेगा, कोई भी बता सकता है, लड़का लड़की। बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा मैं तो फेवरेबल आउटकम पूछ रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम होगा 15, 9 प्लस 6 अपॉन 27। तो 9 प्लस 6 कैसे, 9 तो आपके पास ब्लू है, 6 रेड है, क्योंकि और है तो दोनों के दोनों। एंड होता अगर यहाँ पे और की जगह एंड लिखा होता तो क्या आंसर होता? नहीं बेटा, एंड में जीरो आता आंसर। रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू का मतलब एक बॉल ऐसी हो जिसपे रेड कलर भी चढ़ा हो और ब्लू कलर भी चढ़ा हो, मल्टी कलर बॉल की बात कर रहे हैं। तो मल्टी कलर बॉल नहीं है अपने पास, सिंगल कलर बॉल है, तो उसके लिए आंसर जीरो आ जाता। आगे बात करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द बास्केट कंटेनिंग 35 बॉल्स, आपको 35 बॉल्स दे रखी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, सॉरी नंबर ऑफ रेड बॉल्स बतानी है। तो ये क्वेश्चन इसने चेंज कर दिया, अब वैल्यूज चेंज कर दी, तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कितना आंसर आएगा। आंसर आएगा 7। ओके, एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग इज दिस। इफ देयर आर 9 ग्रीन बॉल्स, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। तो आपको 3/11 इज इक्वल टू 9/x दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे 33 आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट इन लास्ट के दोनों में या किसी और में तो पूछ लो। किसी और बच्चे को कोई डाउट?